दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सुकून एफएम चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से बस मैं इतना ही चाहता हूं यारो कि एक बार जब वीडियो सुनते हैं तो एक थंब लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, तो लाइक कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो और अपने दोस्तों तक इस कहानी को शेयर भी कर दिया करो। आप लोग पूरी कहानी सुन लेते हैं यार। वीडियो पे व्यू आते हैं 1000 2000 और लाइक होते हैं सिर्फ और सिर्फ 80। तो यार ऐसा तो मत किया करो यार। इतनी मेहनत करके आप लोगों तक कहानी पहुंचाते हैं तो यार कम से कम उस मेहनत का हक तो हमें दे दिया करो। सिर्फ लाइक ही तो आपसे मांगते हैं। तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर सभी के सभी दोस्त जरूर से जरूर करेंगे। चलिए, मैं मनदीप आपका सीक्रेट घर जमाई के 41वें एपिसोड में स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। समर और हिमांशी ऋषभ के साथ रेस लगा रहे थे। तभी रेस को दौरान हिमांशी समर के साथ जबरदस्ती किस कर देती है, जिसकी वजह से ऋषभ गुस्से में आ जाता है और रोड पे किले गिरवा देता है, जिससे समर की गाड़ी पंचर हो जाती है और जिसकी वजह से वो रेस हारने ही वाले थे। तभी समर ने सभी टायरों को पंचर कर दिया। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती तो चुपचाप देखती रहो, मैं क्या करता हूँ। हमें किसी भी हालात में ये रेस जीतनी पड़ेगी। हिमांशी ने कहा, जीजू आप सही कह रहे हैं, हमें रेस तो जीतनी होगी। अगर फेरारी बेकार हो गई है तो कोई बात नहीं, अब मैं खुद आपको कुछ नहीं कहूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। उसने एक पल सोचा और स्थिति समझ गई। हालांकि फेरारी महंगी थी, लेकिन वो पैसों से एक और फेरारी खरीद सकती थी। लेकिन अगर वो रेस हार जाती तो उसको ऋषभ की गर्लफ्रेंड बनना पड़ता। समर हल्के से मुस्कुराया। हिमांशु को गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम रेस कंटिन्यू करते हैं। फिर उसने गाड़ी बार की तरफ बढ़ा दी। जब समर ने रेफरी दोबारा गाड़ी को चलाना शुरू किया तो अंदर बार की स्क्रीन पर लोग जो देख रहे थे वो भी दंग रह गए। एक पतले से लड़के ने समर की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, इस भाई के पास तो कमाल का हुनर है। गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए और फिर भी गाड़ी को सुरक्षित रूप से चला रहा है। एक लड़की ने भी चिल्लाते हुए कहा, उसकी ड्राइविंग स्किल कमाल की है, मैंने आज तक इतना अच्छा रेसर नहीं देखा। तभी एक लड़के ने कंफ्यूज होते हुए कहा, यार लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सड़क पर कील कहां से आ गई। रेसिंग ट्रैक तो बिल्कुल साफ होता है और यहाँ तक कि पूरे रोड पर छोटा सा कंकड़ भी नहीं होता। बार में मौजूद लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे। वे समर के हुनर की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। रोड पर लगे कीलों को देखकर हैरान भी थे। भीड़ की बातें सुनकर उस गोरे गुंडे के हाव भाव थोड़े बदल गए। वो बेहद घबराया हुआ था और डरा हुआ था, कहीं उन्हें पता न चल जाए कि कीलें उसी ने गिराई थी। उधर पैसेंजर सीट खराब होने की वजह से हिमांशी अभी भी समर की गोद में थी। गाड़ी की तेज स्पीड की वजह से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। चूंकि फेरारी के चारों टायर पंचर थे, गाड़ी काफी हिल रही थी। बाहर से दोनों बेहद अंतरंग लग रहे थे। गोद में बैठे होने की वजह से हिमांशी समर की खुशबू सूंघ सकती थी। उसको पूरा चेहरा चेहरे की तरह लाल हो गया था, मानो उसने काफी शराब पी ली हो। ऋषभ उनके पीछे लैम्बोर्गिनी चला रहा था। जब वो उस जगह पहुंचा जहां कीलें लगाई गई थी तो उसने गाड़ी खड़ी की और किलो को उठाया। फिर उसने किलो को रोड के बगल में फेंक दिया। ऋषभ ने जब देखा कि वहां पर कोई गाड़ी नहीं है जिसका टायर पंचर हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, उसने हैरान होते हुए कहा, क्या? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हिमांशी और उस फटेचर की गाड़ी यहां से आगे जा कैसे सकती है? उसके दिमाग के परखचे उड़ गए थे। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यह संभव कैसे हो गया। जमीन पर इतनी सारे कीले पड़ी हैं। फेरारी के टायर पंचर हो गए होंगे और गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई होगी। हिमांशी की फेरारी आखिर चल कैसे सकती है? ऋषभ ने बहुत सोचा, लेकिन समझ ही नहीं पाया कि हो कैसे ये क्या गया। तो वो अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठा और बार की तरफ चल पड़ा। उधर समर और हिमांशी बार पर पहुंचने ही वाले थे। हिमांशी ने वाइल्ड बार को देखकर उत्साह से कहा, जीजू हम पहुंच गए। वो रेस जीत गई थी, इसका मतलब ऋषभ की गर्लफ्रेंड बनने की उसको अब जरूरत नहीं थी। वाइल्ड बार के एंट्री गेट पर पहुंचते ही समर ने तेजी से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और फिर हिमांशी के साथ गाड़ी से उतर गया। वो हिमांशी को अपने साथ बार के अंदर लेकर जाने लगा। उसने समर को एक बार की ओर लेकर जाता देखकर असमंजस में पूछा, जीजू
हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुककर ऋषभ का इंतजार करना चाहिए। समर ने हल्की मुस्कान के साथ ठंडे स्वर में बार की ओर चलते हुए कहा, हिमांशी, हम रेस जीत चुके हैं, ये सभी को पता है। हमें उसका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। अभी मुझे अपना गुस्सा शांत करना है और उस रोड पर किले लगाने वाले को ढूंढकर उसे एक कड़क सबक सिखाना है। समर की ड्राइविंग स्किल की बदौलत वो सुरक्षित बच गए थे और रेस भी जीत गए थे। अगर कोई और होता तो अपना कंट्रोल खो बैठता और वहीं चट्टान से जा टकराता। समर उन लोगों को ऐसे तो नहीं जाने दे सकता था जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। समर के बार में कदम रखते ही शोरगुल बढ़ गया और बार तुरंत शांत हो गया। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई। कुछ लोग उसे प्रशंसा से देख रहे थे तो कुछ लोग जलन से भी देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे गुस्से से ही देख रहे थे। क्योंकि वो लोग गुस्से में इसलिए देख रहे थे कि उन लोगों ने ऋषभ पर दांव खेला था, अपनी बाजी हार गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समर जीत जाएगा। उन्होंने अपना पैसा गवा दिया था, इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा था। बेशक पैसा हारने पर गुस्सा करने वालों के अलावा गुंडे भी गुस्से में थे, क्योंकि ऋषभ उनका बड़ा भाई था और वह स्वाभाविक रूप से गुस्से में थे कि वो रेस हार गया था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए बार में बैठे लोगों को ठंडी निगाहों से देखा। उसे इस बात की परवाह थी नहीं कि वो लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या फिर उस पर गुस्सा कर रहे हैं। उसे तो बस उस व्यक्ति की परवाह थी जिसने ट्रैक पर कीलें गिरी थी। समर ने बार के अंदर मौजूद लोगों की ओर देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, ट्रैक पर कीलें किसने लगाई थी? चुपचाप खुद ही निकलकर बाहर आ जाओ, नहीं अगर मैंने उसको ढूंढ लिया तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। समर की बात सुनकर इधर उधर सब देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। असल में बार के अंदर मौजूद लोग भी उस आदमी से नफरत करते थे जिसने कीलें लगाई थी, जिसने कार रेसिंग के नियमों का उल्लंघन भी किया था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ फिर चेतावनी देते हुए कहा, मैं अपनी बात दोहराता हूं, रोड पर कीलें किसने लगाई है? अगर तुम खुद आगे आ जाओगे तो मैं तुम्हारा सिर्फ एक पैर तोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे ही तुम्हें ढूंढना पड़ा तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़े बिना रहूंगा नहीं। अब तुम खुद ही सोच लो, तुम चाहते क्या हो? तभी सुनहरे बालों वाले गुंडे के हाव भाव बदल गए। उसने घबराई हुई नजरों से समर की तरफ देखा। वो सिर उठा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। सुनहरे बालों वाले गुंडे की हरकतें बहुत ही गुप्त थी, फिर भी समर ने उसे देख लिया। समर तेजी से सुनहरे बालों वाले के पास गया और ठंडे स्वर में बोला, भाई मुझे लगता है वो किले जरूर तुमने ही वहां लगाई थी। समर के आरोपों का सामना करते हुए सुनहरे बालों वाले गुंडे ने ना तो अपना सिर हिलाया और जोर से बोला, मैं नहीं था। मैं तो पूरा टाइम यहां से बाहर शराब पी रहा था। मैं रोड पर किले कैसे ठोक सकता हूं? अगर सुनहरे बालों वाला गुंडा ये मान ले कि किले उसे ने लगाई थी तो बार में सब उसका तिरस्कार करेंगे। बार में अब उसका स्वागत नहीं होगा और अपने भविष्य के लिए उसे अपनी हरकतों को यहां इनकार करना ही था। समर ने गुंडे के जूतों पर लगे कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए ठंडे स्वर में पूछा, ओह, तो फिर ये बताओ, ये तुम्हारे पैर पर कीचड़ क्यों लगा हुआ है? और ऐसी मिट्टी तो सिर्फ वहां थी जहां कीलें लगी हुई थी। सुनहरे बालों वाले गुंडे ने नीचे देखा तो उसके जूते की नोक पर थोड़ा कीचड़ लगा हुआ था। जब उसने कीलें पटरी पर लगाई थी तब कीचड़ उसके जूतों पर चिपक गया। वो जानता था कि अब वो अपनी हरकतों से इनकार भी नहीं कर सकता। उसके जूतों पर लगा कीचड़ इस बात का सबूत था कि कीलें उसी ने लगाई। बाकी सबके जूते बिना कीचड़ के बिल्कुल साफ थे। समर ने उस गुंडे की तरफ घूरते हुए कहा, अब भी बता दो, क्या अब तुम्हें और कुछ कहना है? उस गुंडे ने अकड़ के साथ जवाब दिया, चलो मान लेते हैं कि कीलें मैंने ही लगाई है। तो अब तुम बताओ, तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं ऋषभ भाई का आदमी हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी औकात से बाहर मत आओ। समर ने तभी गुंडे के पेट पर किक मारी और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे ऋषभ भाई मेरी नजर में कुछ भी नहीं। वो तो क्या अब तुम्हें उसका बाप भी नहीं बचा सकता। सुनहरे बालों वाला गुंडा किक से बचना चाहता था, लेकिन समर की गति बहुत तेज थी
उसने उसे एक ही किक में जमीन पर गिरा दिया। उसे लगा कि उसके पेट में दर्द तेज हो गया है। उसका शरीर ऐंठ गया और वो जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था। समर ने जमीन पर पड़े सुनहरे बालों वाले गुंडे को देखते हुए पूछा, हाँ अब बताओ कि तुम्हें रोड पर किले लगाने के लिए कहा किसने था? उस गुंडे ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? उसने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। उसको समर से डर तो लग रहा था, लेकिन ऋषभ से और भी ज्यादा डर लगता था। और ऋषभ के साथ धोखा करने की तो सोच भी नहीं सकता था। समर की आंखों में ठंडक की झलक दिखाई थी। उसने कहा, अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। और समर की बात सुनकर उसका पीला चेहरा पड़ गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, अचानक बार के बाहर एक गहरी आवाज आई, हम्म तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे आदमी को धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ऋषभ अंधेरे में बार के अंदर चला आ रहा था। वो अभी अभी अपनी लैम्बोर्गिनी के साथ यहां पहुंच गया था। उसे समर से 10 मिनट ज्यादा लगे। जाहिर है कि वो रेस हार गया था। समर ने ऋषभ की तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, हारे हुए व्यक्ति को कुछ बोलने का हक नहीं होता। वैसे भी ये हमारा गुनहगार है, तुम्हारा इसे कुछ लेना देना है नहीं। ऋषभ ने गुंडों के बीच की तरफ आगे बढ़ते हुए समर को धमकी देते हुए कहा, तुम रेस इसलिए जीत गई क्योंकि तुम बहुत कुशल हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, इस जगह पर तुम्हारा एक घमंड चलेगा नहीं। वो मेरा आदमी है, चुपचाप उसे जाने दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ऋषभ ने वाइल्ड बार बनाने के लिए पैसे लगाए थे। यह उसका हेड ऑफिस था और गुंडे उसके सब ऑर्डिनेट। वाइल्ड बार में ही खड़े होकर समर उसे डरा तो नहीं सकता था। तभी कटक कटक की आवाज आई, लेकिन समर पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। समर ने अपना पैर उठाया, किक मारते हुए उस सुनहरे बालों वाले गुंडे के पैर तोड़ दिए। सुनहरे बालों वाला गुंडा दर्द के मारे चीखते हुए बेहोश ही हो गया था। ऋषभ ने जब देखा कि समर ने सुनहरे बालों वाला के गुंडे के पैर भी तोड़ दिए, तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, कमीने, कमीने, मेरी बात को इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बार में सभी जो गुंडे थे वो उसी के तो आदमी थे। समर उसी के आदमियों के सामने उसी का मजाक उड़ा रहा था, उसे शर्मिंदा भी कर रहा था। ऋषभ जानता था कि उसे सुनहरे बालों वाले गुंडे का बदला लेना पड़ेगा, वरना उसकी रेपुटेशन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तभी समर ने ऋषभ से ठंडे स्वर में पूछा, ऋषभ, क्या तुमने इस आदमी को रोड पर कीले ठोकने का ऑर्डर दिया था? वो जानता था कि ऋषभ भी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो गुंडों को ऑर्डर दे सकता है। किसी के पास ऐसी वहां पर पावर थी नहीं। ऋषभ ने अपना नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर मैं वो हूं जिसने ऑर्डर दिया है तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। समर ने वही ठंडी मुस्कान जारी रखते हुए कहा, बिल्कुल, अगर ऐसा है तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऋषभ ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, क्या मजाक है? मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे? क्या तुम जानते भी हो कि मैं हूं कौन? समर ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो मुझे परवाह नहीं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, रेस के रूल भी तोड़ने की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। ये कहती हो बिजली की गति से ऋषभ की ओर बढ़ गया। तभी पटाख की आवाज आई। समर ने जल्दी से ऋषभ को जमीन पर पटक दिया। उसने पलटवार करने का मौका भी नहीं दिया। समर ऋषभ के चेहरे पर पैर रखकर नीचे देखने लगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, कार रेसिंग एक निष्पक्ष खेल होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेसिंग पर केले लगवाने की? तुम्हारे जैसा कमीना तो मर जाना ही चाहिए। तुम कहते हो कि तुम हिमांशी से प्यार करते हो। तुम्हें पता है कि प्यार किसे कहते हैं? प्यार किसी को जबरदस्ती पाना नहीं बल्कि बलिदान देने का नाम है। तुमने मुझे तो मारने की कोशिश भी की, साथ में हिमांशी को भी मारना चाहते थे तुम। ऋषभ ने संभालने की कोशिश की। मौजूदा में अपने गुंडों से कहा, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? ये तुम्हारे बड़े भाई को मार रहा है और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो। मारो इसे अभी के अभी।
ऋषभ की बात सुनते ही 20 गुंडे समर की ओर दौड़े। वे अपने बड़े भाई को बचाने के लिए तैयार थे। हिमांशी ने समर की ओर दौड़ते हुए गुंडों को देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, जीजू, जीजू ध्यान से। हिमांशी के आश्वासन भरे शब्द सुनकर समर ने उसकी ओर सिर हिलाया और फिर अपनी जगह पर डटकर खड़ा हो गया। उसने उन दर्जन भर खूंखार गुंडों को पंच मार मार कर गिरा दिया। पल भर में ऋषभ के साथ साथ सभी गुंडे जमीन पर गिर गए और दर्द के मारे करहाने लगे। समर आगे बढ़ा। उसने ऋषभ के चेहरे पर अपना पैर रख दिया। हिमांशी के मोहक चेहरे पर आकर्षक की एक झलक आ गई थी। उसकी आंखें खुशी से भर गई। उसने चौंकते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, जीजू, जीजू कितने पावरफुल हैं आप। तभी ऋषभ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दे कमीने। सभी के सामने उसके ऊपर जैसे ही समर ने पैर रखा तो उसे शर्म आ रही थी। वो वाइल्ड वार के सभी गुंडों का सरदार था और अब समर उसकी इतने कस्टमरों के साथ भी बेइज्जती कर रहा था। ऋषभ को साफ पता था कि अब सबके सामने मजाक का पात्र बन गया था। इस ख्याल से ही ऋषभ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने समर को गुस्से में घूरा। काश वो समर के टुकड़े कर पाता। ऋषभ की आंखों में नाराजगी देखकर समर ने ठंडे स्वर में पूछा, लगता है तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, अभी भी बदला लेना चाहते हो। ऋषभ ने भाव सुने स्वर में कहा, साले मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम्हें इतना लकवाग्रस्त कर दूंगा कि तुम बस मरना ही चाहोगे। ऋषभ के दुष्ट शब्द सुनकर समर फिर हंस पड़ा। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, खैर मैं अपने दुश्मन पर कभी दया तो नहीं करता। पहले मैं तुम्हें जान से मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। अब जब तुमने इतना अच्छा आइडिया दिया है तो मैं तुम्हारे हाथ पैर ही तोड़ूंगा, तुम्हें लकवाग्रस्त कर दूंगा। समर ने अपना दाहिना पैर उठाया और ऋषभ के दाहिने हाथ को अपने पैर के नीचे रोंद दिया। ऋषभ का दाहिना हाथ एक चटाक की आवाज के साथ टूट गया, जिससे उसने नीचे से डरावनी हड्डियां दिखाई देने लगी। आह! ऋषभ ने एक चीख मारी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। दर्द उसकी सहन शक्ति से परे था। समर के चेहरे पर क्रूर भाव देखकर ऋषभ की आंखों में भी डर आ गया था। ऋषभ ने अपने हाथ में हो रहे तेज दर्द को सहन करने की कोशिश की और धमकी देते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरे पिता बिहार बॉयज ग्रुप के लीडर हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिहार बॉयज ग्रुप, यह नाम समर को कुछ जाना पहचाना लगा। नाम सुनते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो इस बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था। एक पल बाद उसे याद आया कि जब वो पायल के साथ हाइकिंग के लिए पहाड़ पर गया था, तब वहां पर बिहार ग्रुप के मेंबर्स ने उन्हें परेशान किया था और इसी वजह से समर ने उन लड़कों को मार भी डाला था। बाद में उसे पता चला कि बिहार बॉयज ग्रुप्स अपने मेंबर्स और जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स के कारण इंदौर शहर के सभी गैंग्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था। लेकिन समर के लिए वो इतना महत्व नहीं रखते थे, चाहे वो गैंग कितना भी मजबूत क्यों ना हो। उसे बस इतना पता था कि चाहे वो खूंखार बाघ हो या खतरनाक शेर, अगर उसे किसी चीज की परेशानी करती थी तो उसे नष्ट कर देता था। तभी एक और चटाक की आवाज के साथ समर ने दाहिना पैर उठाया और ऋषभ का बायां हाथ भी तोड़ दिया और दबंग आवाज में बोला, अगर तुम्हारे पापा ने मेरे साथ पंगा लेने की हिम्मत की तो मैं उनकी भी जान ले लूंगा। उसकी धमकी सुनकर ऋषभ के साथ साथ बार में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डरने लगे थे। बार में भीड़ में लोग आपस में बातें करने लगे थे। सदमे में वहीं उसकी तरफ देख रहे थे। एक लड़के ने कहा, हे भगवान, ये आदमी है कौन? ये तो बहुत हिम्मती है। ये बिहार बॉयज ग्रुप से भी नहीं डरता। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, यार तुम कह तो सही रहे हो, कोई भी समझदार आदमी बिहार बॉयज के साथ पंगा नहीं लेगा। मुझे तो लगता है कि ये पागल ही है। पहले लड़के ने कहा, अरे बे तुम बेवकूफ हो, क्या तुमने नहीं देखा कि उसने क्या किया? और जरूर कोई दबंग आदमी है, वरना वो अकेले दर्जनों गुंडों को नहीं पीट पाता। इसी बीच खड़खड़ाहट की आवाज लगातार आ रही थी। ऋषभ के दोनों हाथ तोड़ने के बाद समर ने एक बार फिर अपने दाहिने पैर से उसके पैर भी तोड़ दिए। वो इस समय समर ने ऋषभ के दोनों हाथ और पैर तोड़ दिए थे। उसका पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा बेडौल हो चुका था। ऋषभ पहले ही बेहोश हो चुका था। इसके बाद समर ने हिमांशी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो हिमांशी,
बेहोश ऋषभ को इग्नोर करते हुए वो वाइल्ड बार से बाहर निकल गया। आसपास के सभी लोग तुरंत उसकी ओर मुड़ गए, उसे डर से घूरने लगे। वो एक वेयरवोल्फ था और उसे कभी भी नाराज कोई कर नहीं सकता था। इस समय सभी ये लोग यही सोच रहे थे। वहीं उधर जैसे ही हिमांशी बाहर से बाहर निकली, ठंडी हवा उसके अंदर तक घुस गई। उसे छींक आने लगी और वो ठंड से कांपने लगी। उसे छींक आता हुआ देखकर समर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, हिमांशी क्या हुआ? क्या तुम्हें सर्दी लग गई क्या? आज हिमांशी ने बहुत पतले कपड़े पहने थे, इसलिए सर्दी जल्दी लग गई। हिमांशी ने खुद को समेट लिया। धीमे आवाज में कहा, मैं ठीक हूं जीजू, बस थोड़ी ठंड लग रही है। समर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, घर पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते वो हिमांशी के साथ फेरारी के पास पहुंच गया था। फेरारी के पास पहुंचकर उसने भौहें चढ़ाई, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से घिसी हुई थी। उसे चला पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। वाइल्ड बार घर से दूर था, इसलिए समर को टैक्सी बुलानी पड़ी। टैक्सी आने में देर हो गई और फिर वो टैक्सी में सवार हुए और निपानिया पैलेस की ओर चल पड़े। जब वो लोग निपानिया पैलेस पहुंचे तो 1 बज चुके थे। जाहिर है हिमांशी को तेज जुकाम था और वो लगातार छींके मार रही थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हिमांशी जल्दी से अपना सामान पैक करो और अपनी बहन को अब इंतजार मत करवाओ, घर जाने का समय हो गया। हिमांशी ने कहा, हाँ जीजू मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए वो घर के अंदर जाने लगी। इसके बाद समर भी विला नंबर 13 में वापस आ गया। उसने देखा कि लिविंग रूम की लाइटें जल रही थी। 1 बज चुका था। कियारा लिविंग रूम में ही सोफे पर उसका इंतजार करते सो गई थी। समर ने उसे जगाया नहीं, बल्कि उसे गोद में उठाकर दूसरी मंजिल वाले बेडरूम में ले गया। उसने धीरे से उसे कंबल उड़ा दिया और फिर पहली मंजिल वाले बेडरूम में आकर वहां पर चला गया। इसी बीच विला नंबर 14 में वहां भी लाइटें जलकर देखकर हिमांशी के मन में कुछ मिले जुले भाव थे। उसका अपना घर तो था, लेकिन कभी कभी वो अपनी बहन पायल के साथ रहती थी। जहां तक वो यहाँ रहती, पायल हमेशा उसके वापस आने का इंतजार करती। हिमांशी ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने सोचा, पायल लिविंग रूम में सो चुकी थी। पायल गहरी नींद में नहीं सोती थी। दरवाजा खोलते ही हिमांशी की आवाज सुनकर पायल की भी नींद खुल गई। हिमांशी को वापस आता देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। पायल खड़ी हुई। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बोली, तुम वापस आ गई हिमांशी? तभी हिमांशी को उल्टी आ गई। जाहिर है बाहर ठंडी हवा में टहलने पर उसे ठंडी लग गई। तभी पायल ने हिमांशी के लिए एक गिलास गर्म पानी डालते हुए कहा, हिमांशी तुम्हें सर्दी लग गई, थोड़ा गर्म पानी पी लो और आराम करो। उसे पानी पिलाने के बाद पायल ने हिमांशी को उसके बेडरूम तक चलने के लिए मदद की। हिमांशी ठंड की वजह से इतनी कमजोर हो गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी। इसलिए उसे पायल को गोद में लेना पड़ा और इतना चक्कर आ रहा था कि बिस्तर छूते ही उसका दिमाग पूरी तरह से चकराने लगा। हिमांशी को इतना बीमार देखकर पायल परेशान हो गई। उसने हिमांशी के माथे पर हाथ रखा तो वो बहुत गर्म हो चुका था। उसने चिंतित होते हुए कहा, अरे हिमांशी, तुम्हें तो बुखार तेज हो गया है। उसका पूरा शरीर भी आग की तरह तप रहा था। लेकिन अब 1 बज चुका था। हॉस्पिटल बंद हो चुके थे। वो जानती थी कि हिमांशी नाजुक है। वो हिमांशी को ऐसे बीमार होता हुआ तो नहीं देख सकती थी। अगर उसने कुछ किया नहीं तो सुबह तक उसके बीमार और ज्यादा हो जाएगी। हालांकि पायल भी थकी हुई थी, फिर भी उसने अपनी थकान की ज्यादा परवाह नहीं की। उसने ठंडे पानी में भिगा एक तौलिया लिया और हिमांशी के माथे पर रख दिया। उम्मीद थी कि इससे उसकी सर की गर्मी कम हो जाएगी। पायल के चेहरे से पसीना टपक रहा था। वहीं हिमांशी के माथे के साथ साथ वो उसके शरीर को पोंछ रही थी। हिमांशी पायल को ऐसे अपने लिए परेशान होता हुआ देखकर वो भी बड़ी हैरान थी। पायल उसकी ये देखभाल ऐसे कर रही थी जैसे वो उसकी माँ ही हो। उसको ऐसे माँ के जैसा अपनी तरफ देखकर हिमांशी टूट गई और रोने लगी। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसे आज तक एहसास भी नहीं हुआ कि पायल उससे कितना प्यार करती है। वो हमेशा उसको परेशान करती रहती थी। हिमांशी की आंखों में आंसू देखकर पायल को अपनी छोटी बहन पर तरस आ गया। उसने हिमांशी का सिर सहलाते हुए कहा, हिमांशी तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है? हिमांशी ने धीमे स्वर में कहा, थैंक यू बहन। वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। हिमांशी ने पायल को आज पहली बार बहन कहा था। पायल के चेहरे पर भी मुस्कान के साथ हिमांशी के प्यार सिर को सहलाने लगी। बेवकूफ, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हारी अच्छी देखभाल करना तो मेरी जिम्मेदारी है।
इसमें थैंक यू कहने वाली कौन सी बात है। अगले दिन जब सूरज उग गया तो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। तेज धूप से साफ जाहिर था कि आज का दिन अच्छा रहने वाला था। हिमांशी ने पायल का पीला पड़ गया चेहरा देखकर चिंता में कहा, दीदी कल रात आप मेरी वजह से सो नहीं पाई, आज आप आराम कीजिए। हिमांशी अपनी बहन के प्रति बहुत भावुक हो चुकी थी। पायल ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, हिमांशी क्या तुम्हारा सिर दर्द अब भी कर रहा है। हिमांशी ने कहा, नहीं दीदी अब तो नहीं कर रहा, बुखार भी उतर गया, मैं ठीक हूं। लेकिन आप मुझे कमजोर और थकी हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए चुपचाप अपने बेडरूम में जाइए और आराम कीजिए। पायल ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है मैं जाकर आराम करती हूँ। ये कहते हुए अपने बेडरूम में जाने के लिए 2 कदम गई थी। उसे चक्कर आ गया और जमीन पर गिर गई। हिमांशी चौंक गई। वो जल्दी से बिस्तर पर उठी और पायल को थामते हुए पूछा, दीदी दीदी क्या हुआ। उस समय पायल बहुत कमजोर लग रही थी। उसका मोहक चेहरा फीका पड़ गया था। उसके चेहरे पर काले घेरे भी आ चुके थे। उल्टी आना उसको शुरू हो गया। पायल अचानक दरवाजे के पास आकर उल्टी करने लगी। उसे न सिर्फ चक्कर आ रहा था बल्कि उसे घबराहट भी हो रही थी। हिमांशी को अपनी बहन की तबीयत देखकर भी बेचैनी हो गई। उसने खुद को दोषी ठहरा दिया और क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहन कल रात उसकी देखभाल करने की वजह से सो भी नहीं पाई। हिमांशी जल्दी से लिविंग रूम में गई, एक कप गर्म पानी लिया। उसने पायल से कहा, दीदी आपको वोमिट आ रही है, थोड़ा पानी पी लीजिए। पायल ने गर्म पानी लिया और एक घूंट पिया, लेकिन फिर भी उसे उल्टी आ रही थी। उसे खट्टे बेर खाने की तलब हो रही थी। इसलिए पायल ने हिमांशी से कहा, हिमांशी क्या तुम मेरे लिए खट्टे बेर ला सकती हो। अगर नहीं तो मेरे लिए कुछ मैंड्रियन इमली ले आओ। उसे खट्टा खाने की बहुत ज्यादा तलब हो गई थी। हिमांशी ने सिर हिलाया और लिविंग रूम में ढूंढने चली गई। उसे खट्टे बेर तो नहीं मिले, लेकिन 2 इमली मिल गई। पायल बस कुछ खट्टा ही खाना चाहती थी। उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया। उसे उसकी घबराहट थोड़ी ठीक हो गई। हिमांशी ने खुशी से पूछा, दीदी अब तो आपको वोमिट नहीं आ रही ना। पायल ने कहा, हाँ अब अच्छा लग रहा है। हिमांशी बहुत खुश थी कि उसकी बहन की उल्टी बंद हो गई। लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने हैरान होते हुए पायल से पूछा, दीदी आपका ऐसे खट्टे खाने का मन कर रहा है, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है दीदी। हिमांशी की बात सुनकर पायल के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, हिमांशी तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। हिमांशी नाक सिकोड़ते हुए कहा, दीदी सिर्फ एक प्रेग्नेंट महिला को ही ऐसे वोमिट आती है और खट्टा खाने की इच्छा होती है। आपके लक्षण एक प्रेग्नेंट महिला जैसे हैं, बस इसीलिए मैंने पूछा। पायल ने हिमांशी की आंखों में देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा, हिमांशी ऐसी बातें दोबारा मत करना, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, अभी आराम करने जा रही। हिमांशी ने पायल के शरीर को देखते हुए अपनी पलकें झपकाई और फुसफुसाते हुए कहा, क्या वो सच में प्रेग्नेंट नहीं है। उसे यकीन हो नहीं रहा था। वो पायल बेडरूम में पहुंचते ही कुर्सी पर बैठ गई। आईने में अपने मोहक चेहरे को देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, यार कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती हूँ। उसे याद आया कि वो समर के साथ सोई थी जब उन्होंने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था, जिसकी वजह से उसके प्रेग्नेंट होने की संभावना हो सकती है। अगर वो सचमुच में प्रेग्नेंट हो गई तो उसे बहुत खुशी होती। आखिरकार उसे समर पसंद था। किसी ऐसे व्यक्ति के बच्चे की मां बनना जिसे वो प्यार करती थी, उसके लिए अच्छा अनुभव था। लेकिन साथ ही पायल थोड़ी चिंतित भी थी। उसे जल्द ही दिल्ली वापस जाना था। चौहान परिवार के यंग मास्टर अनुराग के साथ उसकी शादी बहुत जल्दी होने वाली थी। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो ये विनाश निश्चित था। चौहान परिवार दिल्ली के 4 बड़े परिवारों में से एक था। अगर उन्हें पता चलता कि पायल प्रेग्नेंट है तो वह इसे अनदेखा नहीं करते। पायल ने खुद को आईने में देखा। वह खड़ी हुई और एक गहरी सांस ली। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गई और थकान के कारण जल्दी सो गई। पायल ने एक सपना देखा। उसने सपना देखा कि वो प्रेग्नेंट थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा समर का बच्चा। वो खुशी खुशी इधर उधर घूम रहे थे, अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। लेकिन इधर विला नंबर 13 में कियारा ने अपनी नींद भरी आंखें खोली और जम्हाई ली। उसने मन ही मन सोचा, मुझे याद है कि मैं लिविंग रूम में सो गई थी, तो मैं यहाँ बिस्तर पर कैसे आई। कियारा उलझन में थी, लेकिन एक पल में उसे याद आया कि कहीं उसके पति ने उसे बिस्तर पर तो नहीं पहुंचाया होगा। कियारा के खूबसूरत चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी जब उसने समर के बारे में सोचा।
वो जल्दी से बिस्तर से उठी और जल्दी तैयार होकर बेडरूम से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आ गई, लेकिन वहां समर था नहीं। कुछ देर बाद उसे आखिरकार समर किचन में मिल गया। वो खाना बना रहा था। आज समर जल्दी उठ गया था। उसे बुरा लगा कि कियारा कल रात उसके लिए इंतजार करती रही और वो सोफे पर सो गई। कियारा ने उसके पास जाते हुए पूछा, डियर, आप इतने जल्दी कैसे उठ गए? जब से उनकी शादी हुई थी तब से ही कियारा ने देखा कि समर हमेशा देर से उठता था। समर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं जल्दी उठा हूं। कियारा समर से बातें सुनकर भावुक हो गई। उसके पति ने उसके लिए अच्छा व्यवहार किया था और वह उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए जल्दी उठा था। कुछ देर में समर ने तला हुआ अंडा, दूध, मक्खन वाली ब्रेड बना दी और उसने कियारा से कहा, हनी, चलो खाने का समय हो गया। समर बहुत अच्छा खाना बनाता था और उसका बनाया हुआ आज का खाना भी स्वादिष्ट था। कियारा ने खाना खाने के बाद उसे भी खाना खाने के लिए कहा। नाश्ते के बाद कियारा ऑफिस नहीं गई बल्कि वो लिविंग रूम में बैठ गई। समर जानता था कि कियारा हमेशा ऑफिस के लिए समय पर जाती है, लेकिन आज वो ऑफिस जा क्यों नहीं रही? कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूं। छुट्टी? समर उलझन में था। वो जानता था कि कियारा छुट्टी कभी नहीं लेती। समर ने दूध का आखिरी घूंट लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ हनी, आज कुछ जरूरी काम है क्या? कियारा ने समर के गंदे और पुराने कपड़ों को देखते हुए कहा, आज हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ कपड़े खरीदूंगी। जब से उनकी शादी हुई थी समर यही गंदे कपड़े पहनता था। कियारा को लगा कि उसके लिए उसे नए कपड़े खरीदने चाहिए। आखिरकार वो उसका पति था। उसके लिए बेहतर होगा कि वो सम्मानजनक कपड़े पहने। समर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वो उलझन में था। उसके कपड़े अच्छे और आरामदायक थे। नए खरीदने की क्या जरूरत थी? समर ने बोहें चढ़ाते हुए पूछा, हनी, मुझे ये कपड़े अच्छे और आरामदायक लगते हैं। मुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत है? जब वो अफ्रीका में था तब ऐसे ही कपड़े पहनता था। कियारा समझ गई कि वो अपने कपड़े नहीं बदलना चाहता। इसलिए उसने उसे वाइन बैंकेट की खबर बताते हुए कहा, डियर, आज रात रेड वाइन बैंकेट है, इसलिए आपको नए कपड़े पहनने की जरूरत है। वहां शहर के अमीर परिवार और हायर पोस्ट ऑफिसर्स होंगे। मैं नहीं चाहती कि कपड़ों की वजह से आपकी कोई इंसल्ट करे। समर ने बोहें चिढ़ाते हुए पूछा, पिछली बार जब हम चैरिटी बैंकेट में गए थे तब भी तो मैं यही कपड़े पहनकर गया था। इस बार भी मुझे बदलने की क्या जरूरत है? कियारा ने उसको समझाने हुए कहा, रेड वाइन बैंकेट ज्यादा फॉर्मल है। इसमें फ्रांस और डेनमार्क से भी लोग शामिल होंगे। हम बैंकेट में डांस भी करेंगे। क्या आप मेरे साथ ऐसे गंदे कपड़ों में सबके साथ डांस करेंगे? समर ने एक्साइटेड होते हुए कहा, डांस? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं सबके सामने तुम्हारे साथ रेड वाइन बैंकेट में डांस कर सकता हूं? अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। कियारा के साथ डांस करने के लिए समर ने नए कपड़े खरीदने का फैसला कर लिया। जब समर कपड़े खरीदने के लिए राजी हुआ तो कियारा ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। दोनों विला से बाहर निकले और बीएमडब्ल्यू स्टार्ट की और रेडिसन मॉल की ओर चल पड़े। 30 मिनट बाद वो पहुंच गए थे। उसने कार पार्किंग की। समर के साथ मॉल की ओर चल पड़े। रेडिसन मॉल सिटी का सबसे बड़ा मॉल था। रेडिसन मॉल की पूरी तीसरी मंजिल पर कपड़ों की ही दुकानें थी, जिनमें 1000 से ज्यादा दुकानें थी और समर अंदर पहुंचकर दंग रह गया। वहां कई बुटीक थे। कई बुटीक सिर्फ एक तरह के कपड़े बेचते थे। तभी कियारा ने पूछा, डियर, आपको कौन सा ब्रांड पसंद आया? हालांकि वो समर के लिए खरीदारी कर रही थी, लेकिन वो समर की राय की सम्मान करना चाहती थी। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो अरमानी से खरीदते हैं। ये कहते हुए समर कियारा को दक्षिणी हॉल के स्टोर नंबर 18 में ले गई। स्टोर का मालिक 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी था। मोटे आदमी के चेहरे पर तिरस्कार की झलक थी। बॉस की नजर समर के कपड़ों पर पड़े और वो कपड़े बेचता था, इसलिए उसके स्वाभाविक रूप से पता था कि समर के कपड़े ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए के होंगे। मोटे बॉस के 12 सालों के अनुभव से उसने तय कर लिया कि वह कंगाल है और इसलिए वो अपनी सीट से हिला भी नहीं। समर का स्वागत भी नहीं किया। जाहिर है कि आगे 20 साल की एक लड़की भी थी और वो लड़की काफी सुंदर थी। लड़की समझदार थी और किसी के रूप रंग पर उसका अंदाजा नहीं लगाती थी। जब उसने समर को दुकान में आते देखा तो तेजी से उनकी ओर चल पड़ी। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते सर।
आप इधर उधर देख सकते हैं, हमारे स्टोर में बहुत अच्छे कपड़े हैं। आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको कैसे कपड़े चाहिए। मैं कपड़े सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। समर ने लड़के से कहा। नहीं, मैं पहले देखना चाहूंगा। दुकान भी बहुत बड़ी थी। दुकान में हर तरह के कपड़े थे। वो पहले इधर उधर देखना चाहता था। यहाँ कई तरह के कई रंगों के सूट थे। समर ने शेल्फ पर रखे व्हाइट ब्लू सूट की ओर इशारा किया और सेल्स गर्ल से कहा, मुझे वो लाइट ब्लू ट्राई करके देखना है। लड़की हल्के से मुस्कुराई। लाइट ब्लू रंग का सूट लाने ही वाली थी। मोटे बॉस ने कहा, मिली, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, ये सूट काफी महंगा है। इसे ऐसे फटीचर लोगों को मत दिखाया करो। बॉस की बात सुनकर मिली के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, लेकिन ये बॉस जेंटलमैन इसे ट्राई करना चाहते हैं। बॉस ने कहा, वो इसे देखना चाहते हैं। उन्होंने खुद तो टोटल 500 के कपड़े भी नहीं पहने। तुम उसे 7 लाख का सूट दिखा रही हो। तुम्हें इसकी हालात देखकर समझ नहीं आ रहा कि ये एक कंगाल आदमी है। अगर तुम इसे हमारे स्टोर का सबसे सस्ता सूट भी दिखा दोगी तो बेचारा इसे भी नहीं खरीद पाएगा। मोटे की बात सुनकर समर की भौहें चढ़ गई। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। मोटे बॉस के शब्द बहुत अपमानजनक थे। समर ने मोटे बॉस से ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सूट नहीं खरीद सकता? मोटे बॉस ने कहा, हाँ, क्योंकि इस सूट की कीमत 7 लाख रुपए है। तुम इसे कैसे खरीद सकते हो? समर ने मोटे बॉस को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, मेरे लिए कपड़े लाओ। अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुरंत इसके पैसे दूंगा। मोटे बॉस ने तिरस्कार से समर की तरफ फिर मजाक भरी नजरों से देखा और कहा, हाँ, तुम कंगाल हो। तुम जैसे फटीचर के हाथ अगर इतने महंगे सूट को लग गई तो सूट गंदा हो जाएगा बेटे। अगर तुमने इसे गंदा कर दिया तो फिर क्या होगा? उसने हमेशा से गरीब लोगों को नीची नजरों से देखा था। जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो लोग टाइम पास करने के लिए इतने महंगे ब्रांडेड शोरूम में आते ही क्यों हैं? समर ने लाइट ब्लू रंग के सूट की ओर इशारा किया और नाराजगी से कहा, तुम क्या अभी भी क्या समझ रहे हो? क्या मैं इसे नहीं खरीद सकता? तभी उसने हाथ हिलाकर समर को जाने के लिए कहा, मैं कह रहा हूं तुम यहां से चले जाओ। जैसे फटीचर कहीं भी यहां से कपड़े नहीं खरीद सकते। मेरे काम में खलल मत डालो। चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। तभी मॉल का मालिक रुस्तम मॉल का निरीक्षण कर रहा था। संयोग से जब वो अरमानी स्टोर के पास से गुजरा तो स्टोर में हो रही बहस सुनकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। स्टोर के अंदर देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुरंत समर को पहचान लिया और उसको देखते ही कहा, अरे नहीं, ये तो यार ये पिछली बार वाला ही युवक है। लेकिन ये स्टोर वाला उससे क्या बहस कर रहा है? वो जानता था कि युवक एक साधारण व्यक्ति है, एक बाघ जो हेलो किटी होने का दिखावा करता है। उसे समर जैसे आदमी को नाराज नहीं करना चाहिए। ये सोचकर रुस्तम समर का अभिवादन करने के लिए अंदर की ओर चल पड़ा। रुस्तम को देखते ही मोटे मालिक के चेहरे पर खुशी छा गई। रुस्तम रेडिसन मॉल का बड़ा मालिक था और उसका छोटा रुस्तम के अधीन, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से बॉस को खुश करना था। मोटा बॉस जल्दी से रुस्तम का अभिवादन करने के लिए खड़ा हुआ, हालांकि रुस्तम ने उस पर नजर भी नहीं डाली। इसके बजाय वो सीधा समर के पास चला गया। रुस्तम ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर समर, आप यहाँ कैसे? आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। रुस्तम को समर का अभिवादन करता हुआ सुनकर मोटा दंग रह गया। पता चला कि जिस युवक को उसने अभी अभी नीचा दिखाया था वो अपने बड़े बॉस रुस्तम को जानता था और ऐसा लग रहा था जैसे रुस्तम उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हो। मोटा भी ये सुनकर कांप उठा। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। वो फंस गया था। उसने उस व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसका बॉस उसे खुश करने के लिए आ रहा था। समर ने मोटे बॉस की तरफ देखते हुए रुस्तम से कहा, रुस्तम साहब, आपके मॉल के लोगों का रवैया बहुत अच्छा है। मैं एक सूट देखना चाहता था। उसने न केवल मना कर दिया बल्कि मुझे कंगाल फटीचर भी कहा। वो मुझे यहां से भगा भी देना चाहता था। क्या आपके मॉल में ऐसे ही व्यापार होता है? समर की बात सुनकर रुस्तम ने मोटे बॉस को बेरुखी से देखते हुए कहा, मोटे, क्या तुम समर को भगाना चाहते थे? ये मोटा बॉस तो अब मरने लायक हो गया था। आगे वाला युवक ऐसा था जिसको नाराज करने की हिम्मत रुस्तम भी नहीं कर सकता, तो ये इस मोटे की हिम्मत कैसे हो गई?
समर को नाराज करने की। रुस्तम ने मोटे को घूरते हुए आगे कहा, मोटे, कस्टमर के साथ तुम्हारा रवैया बहुत खराब है। हमें मॉल में तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं। तुम्हें कल से यहां आने की जरूरत नहीं है। रुस्तम की बात सुनकर मोटे के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मालिक, ये स्टोर मेरे पूरे परिवार का एकमात्र कमाई का जरिया है मालिक। प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ स्टोर चलाने दे मालिक। रुस्तम ने उससे कहा, मोटे, तुम एक ही शर्त पर यहाँ अपना बिजनेस जारी रख सकते हो। तुम्हें घुटनों पर बैठकर मिस्टर समर से माफी मांगनी होगी। अगर वो तुम्हें माफ कर देते हैं तो तुम यहाँ रह सकते हो, और अगर नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। उनके बाद तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब तुम्हारी किस्मत सिर्फ और सिर्फ समर के हाथों में ही है। वो जो चाहें कर सकते हैं। मोटा मालिक बिल्कुल पूरी तरह से पीला पड़ गया। वो समर की ओर गया, उसके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मोटे मालिक के माफी मांगने के बाद समर भी चुप रहा। वो इस घमंडी मोटे आदमी से नफरत करने लगा था। जब मोटे आदमी को एहसास हुआ कि समर उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं, तो उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। वो अचानक मुड़ा और बोला, मिली, 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 तुम भी इधर आओ और मेरे साथ मिस्टर समर से माफी मांगो। अपने चाचा के लिए माफी मांगो। अगर अगर इन्होंने माफ कर दिया तो हम यहाँ काम कर पाएंगे बेटा, नहीं तो हमें ये काम नहीं करने देंगे। मोटा जानता था कि दुकान में घुसते समय उसने समर को नीची नजरों से देखा था, लेकिन मिली ने समर को अच्छे से बात भी की थी। उन दोनों की रिस्पेक्ट की थी। अगर मिली उसके लिए रिक्वेस्ट करेगी तो हो सकता है समर उसे माफ कर दे। मिली मोटे मालिक की भतीजी ही थी और स्वाभाविक रूप से वो नहीं चाहती थी कि उसके चाचा को बाहर निकाला जाए। उनका पूरा परिवार इसी बिजनेस पर निर्भर करता था। इसलिए मिली ने भी घबराते हुए समर से कहा, साहब, साहब प्लीज मेरे चाचू को माफ कर दीजिए। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। हमारा पूरा परिवार खाने के लिए इस स्टोर पर निर्भर है। प्लीज साहब, अगर आप चाचू को माफ नहीं करेंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरे चाचू को माफ कर दीजिए साहब। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, क्योंकि उसे डर था कि सामने वाला युवक उसकी माफी स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसने उसके चाचा को माफ कर दिया तो उनका काम चल पड़ेगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएंगे और उसे भी इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। समर मोटे की माफी स्वीकार करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे इस छोटी लड़की पर तरस आ गया। यह लड़की कस्टमर सर्विस में माहिर थी। दुकानदार में आते ही उसने उसे रिस्पेक्ट के साथ देखा भी था और बात भी की थी। समर ने लड़की से कहा, ठीक है मिली, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे माफ कर रहा हूं। समर ने जब उनको माफ कर दिया तो मिली ने चैन की सांस ली और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब। रुस्तम ने मोटे बॉस की तरफ देखा और कहा, मोटे, चूंकि समर ने तुम्हें माफ कर दिया, तुम यहां बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हो। और हाँ, मिस्टर समर अभी कौन से कपड़े देखना चाहते थे, इनको जल्दी से दिखाओ। मोटे बॉस का धीमा रिएक्शन देखकर वो अवाक रह गया। उसे लगा कि मोटे बॉस का रिएक्शन बहुत ही घटिया था, इसलिए रुस्तम ने उससे कहा, चूंकि समर ने तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए तुम्हें उसे खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तुम अब भी वहीं पर खड़े खड़े देख रहे हो। रुस्तम की डांट सुनकर मोटे बॉस ने आखिरकार होश संभाला और कहा, हाँ, 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 मैं खुद इनको सूट ट्राई करवाऊंगा। ये कहते वो जल्दी से वो लाइट ब्लू सूट नीचे उतार लाया। मोटे बॉस ने कहा, बड़े भाई, आप इसे पहन कर देखिए, क्या ये आपको फिट आता भी है। वो एक चालाक आदमी था जो इस बिजनेस में 1 दर्जन सालों से था। क्योंकि वो जानता था कि समर कोई साधारण आदमी नहीं, इसलिए उसने जल्दी से उसे खुश करने की कोशिश की। हालांकि वो समर से बड़ा था, फिर भी वो उसे अपना बड़ा भाई कहकर सम्मान दे रहा था। समर भी अवाक रह गया जब उसने सुना कि वो उसे बड़ा भाई कह रहा है। एक आदमी को देखकर उसे लग रहा था कि ये बिल्कुल गिरगिट की तरह है। एक पल तो पहले वो उसका मजाक उड़ा रहा था,
उसे नीची नजरों से देख रहा था, लेकिन अब वो उसे बड़ा भाई कहने लगा था। समर उससे बात नहीं करना चाहता था। उसे ने सूट पहनकर देखा, उसे लगा कि ये बिल्कुल फिट है। तभी कियारा ने ऊपर नीचे देखा और कहा, डियर हिलना मत, आपका कॉलर टेढ़ा है, मैं इसे सीधा कर देती हूँ। और ये कहते हुए उसने कॉलर सीधा कर दिया। जैसा कि कहावत है, आदमी कपड़े को जो बनाता है तो सबसे पहले ही समर हैंडसम था और लाइट ब्लू रंग के सूट ने उसे और भी स्मार्ट बना दिया था। उसने अपने बगल में बैठी लड़की को भी मोहित कर लिया। समर ने सूट पहनते हुए कियारा से पूछा, जानू तुम्हें ये कैसा लगता है? कियारा की आंखें खुशी से चमक उठी। जब उसने समर को देखा तो उसने कहा, हाँ बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मोटे बॉस ने कहा, बड़े भाई आप इस सूट में अच्छे लग रहे हैं, मैं इसे आपके लिए पैक कर दूं? समर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे पहन कर चलूंगा। इसकी कीमत क्या है? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वैसे भी आज रात रेड वाइन बैंकेट में जाने के लिए सूट पहनने वाला था। सूट पहना और उतारना उसके लिए मुश्किल होगा। मोटे बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे भाड़े भाई, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सूट तो मुफ्त है, मैं आपको ऐसे ही एक गिफ्ट करूंगा। उसकी बात सुनकर समर भी खुश हो गया। समर के जाते ही मोटे बॉस ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसे बस इस घटना के बारे में सोचकर ही डर लग रहा था। मोटे बॉस ने मिली से कहा, मिली मिली बेटा, तुमने आज अच्छा किया। मैं तुम्हें इस महीने का बोनस के तौर पर 5,000 रुपए दूंगा। वो जानता था कि वो युवक उसे माफ करने के लिए सिर्फ मिली की वजह से माना था। अगर मिली ने उसके लिए विनती नहीं की होती तो वो मुश्किल से पड़ जाता, और इसलिए वो मिली को इनाम देना जरूरी समझता था। मिली ने मोटे बॉस के इनाम के बारे में सुनकर शुक्रिया अदा किया और कहा, थैंक यू अंकल। वो मन ही मन खुश हो गई। बेशक वो समर की भी शुक्रगुजार थी। वहीं उधर कियारा ने हंसते हुए कहा, डियर ये तो बहुत मजेदार है। मोटा बॉस आपको नीचे नजरों से देख रहा था, लेकिन बाद में आपको बड़ा भाई कहने लगा। उसने आपको 7 लाख का सूट भी गिफ्ट दे दिया। वो जरूर बहुत परेशान होगा। उसका खूबसूरत चेहरा खिले हुए फूलों के गुलदस्तों की तरह मनमोहक था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये आजकल के लोग ऐसे ही हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा या रसूख है तो हर कोई तुम्हें खुश करने की कोशिश करेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम्हारा दूसरे मजाक ही उड़ाते हैं। क्यारा उसकी समझदारी देखकर हैरान रह गई। उसने हैरान होते हुए कहा, डियर लगता है आप इसके बारे में काफी जानते हैं। ऐसे चलते चलते वो लोग 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। तभी माला पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उनकी ओर बढ़ते हुए बोला, वेलकम सर, वेलकम मैम, मेरा नाम अतुल है। आप क्या देख रहे हैं, डायमंड ब्रेसलेट या नेकलेस? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। समर ने कियारा के हथेली पर हाथ फेरते हुए पूछा, हनी तुम्हें क्या पसंद है? वहां नीलम, क्रिस्टल, डायमंड, रबी के बने हुए बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट थे। कियारा ने एक ब्रेसलेट को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, डियर मुझे वो डायमंड वाला ब्रेसलेट बहुत पसंद है। समर ने तुरंत उस डायमंड ब्रेसलेट को देखा। उसका प्राइस टैग देखा और उस प्राइस टैग 10 करोड़ रुपए का था। ब्रेसलेट का प्राइस देखते ही उसकी आंखें घूम गई। अगर यह असली डायमंड ब्रेसलेट होता तो इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए हो सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि डायमंड ब्रेसलेट नकली था। हालांकि समर डायमंड ब्रेसलेट खरीदने में सक्षम था, लेकिन वो नकली ब्रेसलेट के इतने ज्यादा पैसे नहीं देना चाहता था। समर उसे न खरीदने का फैसला कर रहा था। इसमें कोई शक भी नहीं था कि कियारा के लिए उसे जरूर खरीदेगा, बशर्ते वो असली ब्रेसलेट हो। वो कियारा को कभी भी कोई नकली चीज नहीं दिला सकता था। पास में एक बहुत छोटे बाल वाला युवक खड़ा था। उसने एक आकर्षक ड्रेस पहनी थी और कोलोन लगाया हुआ था। उसके गले में उंगली जितनी मोटी सोने की चैन थी और जाहिर था कि वो अमीर था। छोटे बाल वाले लड़के ने जब कियारा को देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे इस एंटीक स्टोर में आ गया। कियारा की खूबसूरती और अट्रैक्शन को देखकर उसे उस पर क्रश हो गया था। वो उसे बात करने का मौका ढूंढ रहा था, और तभी उसने देखा कि कियारा को एक ब्रेसलेट पसंद आया। उसके साथ वाला लड़का उसको खरीद नहीं दे रहा था, तो उसने सोचा कि उसके पास पैसे कम हो गए, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाने के लिए उसको कियारा को इम्प्रेस करने का फैसला कर लिया। वो युवक कियारा के पास आया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कियारा से बोला, हेलो मिस ब्यूटी, क्या आपको ये डायमंड ब्रेसलेट पसंद है? अगर हाँ तो मैं आपके लिए ये खरीद सकता हूँ।
वो युवक हर मिलने वाली खूबसूरत लड़कियों के लिए लग्जरी चीजें खरीदता था। आईफोन, बैग, डायमंड ब्रेसलेट जैसी चीजें से उनको खुश करने के लिए हमेशा उदार रहता था। क्यारा उस युवक की बात सुनकर भुजक की रह गई। उसने ठंडे सुंदर चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। उसे उन लोगों से निपटाना बहुत बुरा लगता था जो उसे परेशान करते थे। तभी समर ने उस नौजवान को ठंडे निगाहों से देखा और कहा, हेलो मिस्टर, ये मेरी वाइफ है। अगर इसे कोई ब्रेसलेट चाहिए तो वो मैं इसके लिए खरीद सकता हूँ। तुम होते कौन हो ये ब्रेसलेट खरीदने वाले? वो उसकी हरकतों से नाराज हो गया। उस नौजवान ने हंसते हुए कहा, अरे यार, जब तुम एक डायमंड ब्रेसलेट नहीं खरीद सकता तो इतनी खूबसूरत लड़के के लायक कैसे हो सकता है? समर को ब्रेसलेट खरीदने में हिचकिचाता हुआ देखकर उस नौजवान ने मान लिया कि उसके पास पैसे नहीं है। समर ने वहें चढ़ाई और कहा, मैं इसे खरीदूं या नहीं, इसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। वो इस आदमी से और भी ज्यादा चिढ़ गया था। तभी उस नौजवान ने अपना बैंक कार्ड निकाला, घमंड से वहां के सेल्समैन से कहा, अरे मिस्टर, मैं ये डायमंड ब्रेसलेट ले रहा हूं क्योंकि इसके पास तो इसके लिए पैसे नहीं है। हालांकि 10 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन कियारा जैसा हसीना को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा भी नहीं था। उस सेल्समैन ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उस नौजवान को खुश करने के लिए कहा, आपको सच में पता है ये ब्रेसलेट 1000 साल पुराने रॉयल डायमंड से बना है। एक असली डायमंड की कद्र एक असली जौहरी को ही होती है। उस सेल्समैन ने समर को पहले ही नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसको भी यही लग रहा था कि समर नहीं खरीद पाएगा। उस नौजवान ने कियारा को ब्रेसलेट देते हुए कहा, ये ब्रेसलेट आपके लिए मिस ब्यूटी। अगर आप इसे पहनेंगी तो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। कियारा ने ब्रेसलेट की तरफ देखे बिना ही सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो उस नौजवान से कुछ भी नहीं लेगी। कियारा की बात सुनकर वो नौजवान घबरा गया। उसने ब्रेसलेट पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। उसे बस यही उम्मीद थी कि वो उस खूबसूरत लड़की को खुश कर देगा, लेकिन उसने तो मना कर दिया। तभी उस सेल्समैन ने बीच में बोलते हुए कहा, माफ कीजिएगा मिस, क्या आपको डायमंड ब्रेसलेट पसंद नहीं आया? ये मेरी दुकान में आखिरी है। जाहिर है कि नौजवान अमीर है, उसके साथ आपका भला होगा। अगर आप किसी गरीब आदमी के साथ रहेंगी तो जिंदगी भर दुखी रहेंगी। सेल्समैन खुश था। उसने 10 करोड़ का ब्रेसलेट सेल कर दिया, जिसे उसको अच्छा कमीशन मिलने वाला था। बदले में उसने समर का मजाक उड़ाते हुए उस युवक को कियारा को पटाने में मदद भी करना शुरू किया। युवक मुस्कुराया और फ्लर्टिंग लहजे में कहा, ये सेल्समैन सही कह रहा है मिस ब्यूटी। सिर्फ मैं ही तुम्हें एक समृद्ध और शानदार जिंदगी दे सकता हूँ। जिस आदमी के साथ तुम हो वो तुम्हें एक डायमंड ब्रेसलेट नहीं दिला सकता। तुम्हारी इच्छा कौन पूरी करेगा? समर को नीचा दिखाते हुए खुद को बेहिसाब तारीफ किए जा रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर समर ने अपनी आंखें घुमाई, मन ही मन कहा, अरे क्या बकवास है यार ये। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मेरे ही खिलाफ भड़काने की। क्या लगता है दोस्तों, अब आपको क्या करेगा समर? क्या यहाँ पर अब लड़ाई होगी या फिर मामला ऐसे ही सुलझ जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, अगर आप नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जल्द ही हम आपके लिए एक नई कहानी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट पूरा करवा दीजिए।